गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आधुनिक भारत के क्रम में हम लोग स्वतंत्र राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बंगाल को पढ़ा, मराठा साम्राज्य को पढ़ा और फिर हमने स्वतंत्र राज्य मैसूर को पढ़ा और मैसूर के बाद हम लोग मैसूर का इतिहास समाप्त हो चुका है। इसके बाद अब हम सिख साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जब हम सिख साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो मैं आप लोग को एक चीज बता देती हूँ। जिस प्रकार मराठा साम्राज्य में मैंने आप लोग को छत्रपति से पेशवा का कंसेप्ट समझाया था, उसी प्रकार जब हम सिखों को पढ़ेंगे तो हम सिख धर्म से सिख राज्य तक के कंसेप्ट को समझेंगे कि कैसे एक धार्मिक आंदोलन जो रहता है, एक रिलीजियस मूवमेंट जो रहता है, पंजाब में सिख धर्म का शुरुआत होता है और वो कैसे एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना के रूप में बदल जाता है। और इस चीज को जानने के लिए स्टूडेंट हम लोग को फिर चलना पड़ेगा पुनः मध्यकाल में, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी तक के जितने भी स्वतंत्र राज्यों की कहानी बताई हूँ उनका पिछला इतिहास भी मैं आप लोगों के सामने जरूर रखी हूँ। तो इस क्रम में स्टूडेंट हम चलेंगे कहाँ, तो मध्यकाल में। और मध्यकाल के उस दौर में जब मध्यकालीन भारत में पंजाब पर तथा संपूर्ण भारत पर लोधी राजवंश का इतिहास था। इससे पहले मैं आप लोग को सिख के बारे में जब मैं पढ़ूंगी तो मैं आप लोगों को इसका इतिहास समझा देती हूँ कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, आप इतना समझ लीजिए कि सिखों को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक मध्यकाल का हिस्सा है और दूसरा आधुनिक काल। मध्यकाल के हिस्से में हम लोग रिलीजियस खंड को पढ़ेंगे, मतलब धार्मिक सिख आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग राजनीतिक होगा क्या स्टूडेंट्स की यहाँ हम लोग गुरु परंपरा को देखेंगे। जब हम मध्यकाल के अंदर धार्मिक आंदोलन को देखेंगे तो हम यहाँ गुरु परंपरा को देखेंगे, और दूसरी साइड जैसे ही राजनीतिक आंदोलन को देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग महाराजा के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कैसे महाराजा रंजीत सिंह स्वतंत्र राज्य पंजाब की स्थापना करते हैं। तो इसका जो कालखंड रहेगा 15वीं से लेके 18वीं सदी तक, इसमें हम अभी बोले ही आपको कि गुरु परंपरा का कंसेप्ट दिखेगा और इसमें हम पढ़ेंगे गुरु नानक देव को। दस गुरु को पढ़ना है, जिसमें से 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु है स्टूडेंट गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह के बाद से ही हम चलते हैं आधुनिक खंड में। ये गुरु गोविंद सिंह की 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद ही स्टूडेंट राजनीतिक कालखंड शुरू हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह के शिष्य रहते हैं बंदा बहादुर। ये पंजाब में सिख राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन कि शायद हो नहीं पाता है और बीच में फिर क्या हो जाता है कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं बंदा बहादुर के बाद रंजीत सिंह को, जिनको महाराजा की उपाधि प्राप्त है। तो हम उसके बाद रंजीत सिंह को पढ़ेंगे। इनका कालखंड रहेगा 1792 से 1839। अर्थात हम गुरु परंपरा से सीधे शुरू करेंगे और हम रंजीत सिंह के तक लेके आएंगे। स्टूडेंट्स, ये हो जाएगी सिख परंपरा की शुरुआत। ये मध्यकाल में कैसे, मध्यकाल में जो चीजें रिलीजियस मूवमेंट के रूप में थी वो आधुनिक काल में कैसे राजनीतिक मूवमेंट बन गई, कैसे शासन प्रशासन को इसमें समाहित कर लिया गया। स्टूडेंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये एक सिलेबस के टाइप है। इसके बाद मैं आप लोगों को स्टोरी बता रही हूँ। होता क्या है स्टूडेंट यहाँ पे कि जब 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है, उसके पहले ही गुरु गोविंद सिंह क्या किए रहते हैं कि अनाउंस कर दिए रहते हैं कि अब आगे गुरु परंपरा कंटिन्यू नहीं होगी, कि वही आखिरी गुरु है। इसके बाद जो गुरु हो हम मानेंगे वो गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मानेंगे, और वो इनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना जाने लगा। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है स्टूडेंट, उसके बाद इनके शिष्य जो रहते हैं बंदा बहादुर क्या करते हैं, कमान संभालते हैं और 18वीं से लेके 19वीं सदी तक समथिंग
50 स्टूडेंट ये क्या करते हैं कि बंदा बहादुर जब आते हैं तो ये पंजाब से मुगलों को समाप्त करना चाहते हैं, पंजाब से उनको समाप्त करना चाहते हैं। परंतु बीच में ही फर्रुखसियर के शासन काल में, मैं जब फर्रुखसियर को पढ़ाई थी आप लोगों को, 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के काल में बंदा बहादुर को फांसी दे दी जाती है। मैं आगे पढ़ाऊंगी, सारी चीजें लिखवाऊंगी, ये मैं आप लोगों को बस आधुनिक काल में लेके आती हूँ। उसके बाद रंजीत सिंह के बारे में मैंने बताया है कि 1792 से 1839 रंजीत सिंह का हम पढ़ते हैं कालखंड, और इनको हम लोग सिख साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। अब सिख शब्द कहाँ से आया, सिख शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सिख साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि सिख वर्ड आया कहाँ से, आखिर सिख का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट हम ले चलते हैं आप लोगों को कब, तो जब दिल्ली सल्तनत का शासन था, पंजाब में भी, पंजाब पर भी दिल्ली सल्तनत का अधिकार था। उस दौरान लोधी वंश रूल कर रहा था, लोधी वंश का शासन था। लोधी वंश का कालखंड क्या है स्टूडेंट, तो 1481 से लेकर 1526, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। कारण है ये इसलिए देखना बताना हम चाह रहे हैं स्टूडेंट की आप ये लिंकअप कर पाइए कि कब किसका शासन था, उस दौरान कब कौन सी घटनाएं घटी। बहलोल लोधी का शासन काल रहता है स्टूडेंट, ये 1451 है, सॉरी 1451 से बहलोल लोधी का शासनकाल 1451 से 89 तक रहता है। फिर 1489 से सिकंदर लोधी का शासन प्रारंभ होता है जो 1517 तक चलता है, और 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोधी का, और फिर इब्राहिम लोधी का शासन समाप्त हो जाता है क्योंकि बाबर का आक्रमण हो जाता है। अब यहाँ हम आते हैं कि जिस 1469 बड़ी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है 1469। अब आप बताइए कि 1469 किस शासक के समकालीन है, तो 1451 से 89 के बीच में आ जाएगा 1469। तो 1469 में पंजाब के तलवंडी क्षेत्र में एक व्यक्ति का जन्म होता है, जिनको हम लोग भविष्य में गुरु नानक देव के नाम से जानेंगे। होता क्या है यहाँ पे कि इनका जन्म 1469 में होता है, और जन्म के बाद जैसे ही ये बड़े होते हैं, अब मैं आपको दिखा दे रही हूँ पंजाब, मान लीजिए ये पंजाब का एरिया है, इसमें हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों रह रहे हैं, होल पंजाब है, पहले वाला पंजाब है अभी का नहीं है, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों रह रहे हैं। हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ रहता है, खत्री फैमिली रहती है, गुरु नानक देव का जन्म होता है। जन्म के पश्चात स्टूडेंट जब ये बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद ये क्या करते हैं कि लोधी डायनेस्टी के ही गवर्नरशिप में जॉब कर लेते हैं। उस टाइम पीरियड में पंजाब का गवर्नर रहता है दौलत खां लोधी। अगर आप लोगों को याद है तो आप हमें बता सकते हैं कि दौलत खां लोधी किसका गवर्नर था। तो स्टूडेंट दौलत खां लोधी इब्राहिम लोधी के गवर्नर थे। ये
इब्राहिम लोदी के गवर्नर के रूप में दौलत खां लोदी पंजाब में शासन कर रहे होते हैं और दौलत खां लोदी के ही राज दरबार में गुरु नानक देव एक छोटा सा नौकरी कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जब ये नौकरी कर लेते हैं, वहां पे जाते हैं, तो इनका मन वहां के कार्यशैली में नहीं लगता है। वो विचलित हो जाते हैं लोगों के आचार व्यवहार को देख के। अगर कोई बुराई होती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। महिलाओं के साथ दुराचार होता है, वहां भी वो आवाज उठाते हैं। अर्थात वो बिल्कुल ही मतलब उस सोसाइटी से अलग रहते हैं। होता क्या है कि ये कुछ टाइम तक इब्राहिम लोदी के गवर्नर दौलत खां लोदी के अंडर में काम करते हैं और काम करने के बाद ये क्या करते हैं, स्टूडेंट के वहां से नौकरी छोड़ देते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद ये क्या करते हैं कि जो इनकी मन की विचारधारा होती है, इनके मन में जो बातें आती हैं, उन सभी बातों को पंजाब के क्षेत्र में, जो उनका नजदीकी क्षेत्र रहता है, वहां के लोगों से ये बताना शुरू करते हैं कि देखिए, आदमी का जो व्यवहार होता है, जो सद्भाव होता है, वो एक ईश्वरीय गुण है और इस पे अमल करना चाहिए। ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद के सिद्धांत का पालन करते हैं। वो निर्गुण ब्रह्म को, निर्गुण जो ब्रह्म होते हैं, आप लोगों को बहुत सारा धार्मिक आंदोलन जब पढ़ाए हैं तो उसमें मैं आप लोगों को बताई हूँ कि ईश्वर को ये निर्गुण मानते हैं, मतलब निराकार मानते हैं। उनके नजर में इनका कोई आकार नहीं होता है। इन सभी बातों को वो लोगों में रखते हैं, लेकिन क्या है कि आप जब समाज में कुछ नया करने जाइएगा तो लोग आपकी बातों को ना तो समझेंगे, ना ही तवज्जो देंगे, जब तक कि कुछ उसमें चमत्कार ना हो जाए। और ऐसा ही गुरु नानक देव जी के साथ होता है। वो जब भी कुछ लोगों से बताते हैं, लोगों को ईश्वर का कंसेप्ट समझाते हैं, समाज का कंसेप्ट समझाते हैं, सामाजिक व्यवस्था के बारे में जब वो बोलना शुरू करते हैं, तो कोई उनकी बातों को सुनता नहीं है। और सुनता नहीं है तब तक अचानक एक बार क्या होता है कि एक नदी होती है, बैन नदी, इसी नदी में वो स्नान कर रहे होते हैं और स्नान करने के दौरान स्टूडेंट ये क्या होता है कि गायब हो जाते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। पूरा खोजा जाता है कि अब मिलेंगे तब मिलेंगे, लेकिन वो नहीं मिलते हैं। अचानक 3 दिन बाद जहां से वो गायब हुए होते हैं, वहीं से वो निकलते हैं। अब वहीं से निकलते हैं का मतलब क्या है कि जो लोग 3 दिन पहले उनको वहां ढूंढा रहता है और फिर देखता है कि ये तो यहीं से निकल रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि उनको लगता है कि कुछ तो अलग है इस व्यक्ति में। फिर वहीं से लोग इनके विचारधारा को मानना शुरू कर देते हैं कि इनके पास कुछ ईश्वरीय शक्ति है, इसलिए हम लोगों को इनका बात सुनना चाहिए। और लोग, जितने भी लोग रहते हैं, वो इनके विचारधारा को मानने लगते हैं। ये सामाजिक व्यवस्था पे भी आवाज उठाते हैं, छुआछूत, भेदभाव, महिला शिक्षा, महिलाओं के साथ जो अत्याचार दुर्व्यवहार हो रहा होता है, इस सबके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं। वो ये इसको गलत बताते हैं। साथ ही स्टूडेंट ये अपनी जो बातें रहती हैं, धीरे धीरे इनके फॉलोअर बढ़ जाते हैं उस क्षेत्र में और उनको ये अपनी बातें कहते हैं, बातें बताते हैं और लोग इनकी बात को मानते भी हैं। और मानने के दौरान स्टूडेंट जो फॉलोअर्स उनके रहते हैं, इनसे दीक्षा भी लेते हैं। और पंजाबी भाषा में स्टूडेंट, जो हम लोग सिख वर्ड है, वो सिख वर्ड का अर्थ शिष्य होता है। तो जो इनके शिष्य होते हैं, वही आगे चल के सिख कहलाने लगते हैं और यहीं से सिख परंपरा की शुरुआत होती है। और सिख परंपरा की शुरुआत में स्टूडेंट हम ये देखेंगे, मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि सिख धर्म की अगर आपसे पूछा जाए कि सिख धर्म की पंजाब में नींव किसने डाली, तो आप बता सकते हैं कि गुरु नानक देव ने डाला। गुरु नानक देव के शिष्यों को ही सिख कहा गया। क्यों? क्योंकि पंजाबी भाषा में शिष्य का शाब्दिक अर्थ सिख होता है। सिख गुरुओं की कुल संख्या मैंने अभी बता ही दिया कि 10 है। और अब स्टूडेंट्स, मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में बारी बारी से सभी गुरुओं के बारे में आप लोगों को पढ़ा दूंगी, क्योंकि मध्यकाल के इतिहास में मैंने इस चीज को स्किप किया था कि आधुनिक भारत में साथ साथ पढ़ेंगे। तो हम पहले सभी गुरुओं को क्रमवार समाप्त करेंगे, 10 गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे। 10 गुरुओं के समाप्त होने के बाद स्टूडेंट हम पंजाब के राजनीतिक इतिहास को पढ़ेंगे, रंजीत सिंह की कहानी को पढ़ेंगे। फिर हम लोग सिख धर्म में, सिख धर्म से सिख राज्य कैसे बना, सिख राज्य में कैसे मिसलों की स्थापना हुई, कौन कौन से मिसल अस्तित्व में आए, अर्थात कौन कौन से राज्य, सिख राज्य को मिसल कहा गया। जैसे सुकरचकिया मिसल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम इन सभी मिसलों की चर्चा करेंगे और
इसके साथ ही सिख राज्य की भी कहानी हमारी समाप्त हो जाएगी। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। पुनः हम मिलते हैं कल आप लोगों से। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल भी बनाना मत भूलिए। साथ ही स्टूडेंट हमारे साथ डेली रात 8 से 9 लाइव सेशन में जुड़िए। अभी हम लोग हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ ही साथ बीपीएससी से संबंधित अर्थात बिहार के मैक्सिमम एग्जामिनेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। लाइव सेशन में आप लोग भी जुड़ के लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।